ये 2010 है। आप पैसिफिक ओशन के जापान के इलाके में और टोक्यो से करीब 1200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इवो जिमा द्वीप के बहुत करीब है। आसमान साफ है, लहरें ना के बराबर है। समुद्र के नीचे कहीं से एक भारी धीमी गड़गड़ाहट आती है। ये सभी उड़ने वाले पक्षी डर जाते हैं। फिर ये शांत हो जाती है, बहुत शांत। ऐसा लगता है कि हल्की लहरें से भी आवाज नहीं आ रही है। अचानक एक छोटा बुलबुला पानी की सतह पर आ जाता है। फिर हजारों बुलबुले एक के बाद एक ऊपर उठने लगते हैं। पानी उबलने लगता है, गर्म होने लगता है। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आप यहाँ अंडे या पास्ता तक पका सकते हैं। उबलता एरिया किसी स्टेडियम के साइज तक बढ़ जाता है। हवा में भारी मात्रा में स्टीम निकलने लगती है। आप उबलते पानी में किसी बड़े ऑब्जेक्ट की आउटलाइन देख सकते हैं। फिर सब कुछ रुक जाता है। पानी ठंडा हो जाता है, बुलबुले कम हो जाते हैं और समुद्र का सरफेस फिर से शांत हो जाता है। उस साल इस खास लोकेशन पर पानी के नीचे एक ज्वालामुखी फटा था। सौभाग्य से उससे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। अगस्त 2021 में यहां पर विस्फोट फिर से हुआ, लेकिन इस बार सब कुछ बुलबुलों वाले पानी तक ही सीमित नहीं रहा। जापानी कोस्ट गार्ड्स ने उस एरिया में स्ट्रॉन्ग वोल्केनिक एक्टिविटी की रिपोर्ट दी थी। गर्म स्टीम और गैसें पानी से निकली और हवा में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठी, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी है। बड़ा सा सक्रिय ज्वालामुखी धीरे धीरे सतह पर आने लगा। अगर आप इस जगह के ऊपर हेलीकॉप्टर से सवारी करते तो आप देखते कि काफी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से बाहर आ रहा है। ये सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं है, ये हॉर्सशू की शेप में एक पूरा आइलैंड है। वैसे ये सिर्फ शुरुआत है। सिस्मोलॉजिस्ट ने कहा कि ये आइलैंड एक बड़े से ज्वालामुखी का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इससे आसमान में धुआं और राख से भर जाती है। हवा का टेम्परेचर बढ़ रहा है। साइंटिस्ट सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। उनका मानना है कि ज्वालामुखी पूरी तरह से पानी से बाहर निकल सकता है। कोई नहीं जानता कि इसका क्या असर पड़ेगा। ये पहला आइलैंड नहीं है जो जापान के पानी में दिखाई दिया है। पहली सेंचुरी में कई बार पानी के नीचे के ज्वालामुखी फट चुके हैं। सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाला एक केस साल 2013 में हुआ था। उस साल पहले से मौजूद आइलैंड के बगल में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा निकल कर आया था। पानी से निकला अंडर वाटर वोल्केनो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। थोड़े टाइम में आइलैंड से जुड़ गया। 2 साल बाद इसका एरिया ओरिजिनल साइज से 12 गुना तक बढ़ गया। इस जगह से हमेशा धुआं निकलता रहता है और इसका सरफेस लाल गर्म लावा फ्लो से भर जाता है। वोल्केनो किसी एक पैटर्न जैसा नहीं है और जल्द शांत होने वाला नहीं है। ऐसी घटनाएं सिर्फ जापान के कोस्ट पर ही नहीं होती। 1960 के दशक में आइसलैंड के दक्षिणी तट पर एक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। ये पूरे 3 साल तक सतह पर आता रहा और 1967 में एक आइलैंड बन गया। उन्होंने से सेत्सी का। जापानी आइलैंड्स के उलट यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट खत्म हो गए। अब ये आइलैंड प्लैनेट पर मौजूद ऐसी जगहों में से एक है जहाँ पहुंचना बेहद मुश्किल है। दुनिया के गिने चुने वैज्ञानिकों को ही यहाँ जाने की इजाजत है। वे यहाँ इस बात के बारे में खोज करने आते हैं कि इंसानों के संपर्क में आए बिना यहाँ पौधे और जीव जंतु कैसे रह लेते हैं। ये एक अनूठी घटना है और जाने कि ऐसा क्यों है। पानी के नीचे के ज्वालामुखी जमीन में मौजूद ज्वालामुखियों से अलग होते हैं। वे विस्फोट नहीं करते हैं और लावा फ्लो को ऊपर की ओर नहीं छोड़ते हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद पानी हाई प्रेशर बनाता है। जैसे कि मैग्मा बाहर निकलता है, पानी तुरंत उसे समुद्र के फ्लोर पर उतार देता है। पानी के अंदर होने वाले विस्फोट से आमतौर पर समुद्र के सरफेस पर कोई चेंज नहीं होता। ऐसे में लाखों गैलन लावा नीचे सतह में डूब जाता है, ठंडा हो जाता है और ज्वालामुखी के चारों ओर जम जाता है। ये लावा धरती के चट्टान की एक मोटी परत बनाता है। किसी आइलैंड को समुद्र के सरफेस पर उभरने के लिए पानी के नीचे ज्वालामुखी को बहुत ज्यादा मैग्मा की जरूरत होती है। अगला विस्फोट एक और मोटी परत बनाता है। लाखों साल बीत जाते हैं और शांत लावा फ्लो पहाड़ों को बना देता है। लगातार होने वाले विस्फोट से समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ जाती है। हर लेयर के साथ ठंडा लावा थोड़ा ऊपर उठता जाता है और फिर एक दिन ये सतह पर एक आइलैंड के रूप में निकल आता है। अक्सर पानी के भीतर ज्वालामुखी सतह तक नहीं पहुंचते और हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखियों को सी माउंट कहा जाता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी द्वीपों के बनने को भी अफेक्ट करती है। ज्वालामुखी में मैग्मा होता है जो हमारे प्लैनेट की मेंटल से आता है। टेक्टोनिक प्लेट हिल रही है और उस पर ही ज्वालामुखी मौजूद है, तो प्लेट ज्वालामुखी को मैग्मा के सोर्स से दूर ले जा सकती है। जब कोई ज्वालामुखी उठता है तो वो बस एक तरफ मूव कर सकता है और फिर फट नहीं सकता।
बाहर से वॉल्केनिक आइलैंड नष्ट हुई किसी जगह जैसे दिखते हैं, अलग अलग दिशाओं में लावा का बिखराव, स्मॉग और आकाश में राख भरना। लेकिन वास्तव में ज्वालामुखी विनाश नहीं बल्कि नई लाइफ की क्रिएशन से जुड़े हैं। लावा किसी हॉट मेटल जैसा है, लेकिन ज्वालामुखियों से निकलने वाले नेचुरल लावा को मैग्मा कहते हैं। जब यह जमीन की सतह पर दिखाई देता है तो विभिन्न गैसें और एसिड उसमें से तुरंत उड़ जाते हैं और मैग्मा लावा बन जाता है। लेकिन जमीन के नीचे मैग्मा है। पिघलते हुए मेटल्स में नेचर में मौजूद लगभग सभी केमिकल सब्सटेंस के ट्रेस एलिमेंट होते हैं। वो जमीन को फायदा पहुंचाते हैं जिसमें वे फ्लो कर रहे हैं। राख में भी कई अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। लावा सख्त हो जाता है, राख जम जाती है और ये एक रिच इकोसिस्टम बनने के लिए सबसे अच्छी कंडीशंस बनाते हैं। इसे डेवलप होने में लाखों साल लग सकते हैं। सबसे सिंपल बैक्टीरिया पैदा होते हैं। वे ज्वालामुखी से आने वाले केमिकल एलिमेंट्स पर जिंदा रहते हैं। जब आपके पास बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तो आपको बड़े लाइफ फॉर्म्स बनने के लिए बेहतर माहौल मिलता है। उड़ने वाले पक्षी भी नए इकोसिस्ट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। वो आइलैंड पर घोंसला बनाते हैं और महाद्वीपों की दूसरी जगहों से ट्री सीड्स और प्लांट स्पोर्स लाते हैं। ये सब ज्वालामुखी पर जीवन को बढ़ाते हैं। ज्वालामुखी पूरी तरह से अलग जगहें होती हैं, इसलिए जानवरों, कीड़ों और बैक्टीरिया की अनोखी प्रजातियां केवल वहीं दिखाई दे सकती हैं और धरती पर कहीं और नहीं पाई जा सकती। हालांकि अगर ज्वालामुखी जागता है तो यह इकोसिस्टम को भी खत्म कर सकता है। पूरे आइलैंड पर राख छा सकती है और सारी वनस्पति बर्बाद हो सकती है। लेकिन तब लावा से जली हुई जमीन पर जीवन फिर से पैदा हो सकता है। पानी के भीतर ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण दुनिया भर में सैकड़ों आइलैंड दिखाई दिए। ये हवाई, इंडोनेशिया और आइसलैंड के इलाके में पैदा हुए हैं। कल्पना कीजिए कि लोग एक ऐसे ही वॉल्केनिक आइलैंड पर बस गए और वहां एक शहर बनाया। फिर एक दिन वहां कोई ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। ये एक बार टोक्यो से 200 मील दूर दक्षिण में हुआ था। लोगों ने आगाशिमा आइलैंड की एक सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर पर एक सुंदर शहर का निर्माण किया। मई 1785 में तबाही शुरू हुई। उस दिन धूप खिली हुई थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन पर भयंकर मुसीबत आने वाली है। अचानक हजारों पक्षी हवा में उड़ने लगे और आइलैंड से दूर चले गए। फिर जमीन हिलने लगी। शहर के नीचे से एक भारी धीमी आवाज निकली। एक हरे ज्वालामुखी के क्रेटर से हल्का सा धुआं निकल रहा था। ज्वालामुखी आकाश में गंदगी, बड़े पत्थर और अलग अलग मलबा निकाल रहा था। आपदा कई हफ्तों तक चली। तब से 200 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और ज्वालामुखी फिर कभी नहीं उठा। आपदा के बाद शहर को फिर से बनाया गया। अब यह स्थान इतना बढ़िया है कि नए विस्फोट के रिस्क के बावजूद लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आइलैंड पर आ रहे हैं। यहाँ कई थर्मल स्प्रिंग्स हैं और द्वीप के चारों ओर पानी में भरपूर मछलियां हैं। लेकिन ज्वालामुखी कभी भी सक्रिय हो सकता है। लेकिन अच्छा है कि मीटेरोलॉजिकल और सिस्मोलॉजिकल सर्वे सिचुएशन को मॉनिटर करती हैं। ज्वालामुखी के अंदर एक लेक भी बन सकती है, लेकिन आपको उसमें तैरना नहीं चाहिए। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर एक ज्वालामुखी है जिसके अंदर एक क्रेटर है। यह टर्क्वाइज वाटर से भरा है। ज्वालामुखी के अंदर मौजूद मैग्मा में कई पिघले हुए मेटल और केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। लेक में ये पदार्थ मिलते हैं। ज्वालामुखी सल्फर डाइऑक्साइड गैसें छोड़ते हैं जो मेटालिक लेक्स के साथ मिल जाती हैं। ये पानी को इसकी मजबूत एसिडिटी और टर्क्वाइज कलर देती हैं। झील से निकलने वाली स्टीम एसिड होती है। जब ये हवा से मिलती है तो ये रोशन हो उठती है। ये रात में दिखाई देती है। जमी हुई सल्फर जल उठती है और चारों ओर की जगह पर रोशनी करती है।